Today's topic of discussion is internationalization of Indian rupee. सो ये टॉपिक मैंने दृष्टि आया से लिया है और आज से हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रोज़ एक टॉपिक को डिस्कस कर पाएँ. सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, इसमें प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हैं जो हम डिराइव कर सकते हैं. सबसे पहले अगर प्रीलिम्स से देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, लीगल टेंडर, डीमोनेटाइजेशन, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब चीज़ें हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी विल सी फ्रॉम द मेंस परस्पेक्टिव. द वेरी फर्स्ट इज बेनिफिट ऑफ internationalization of rupee, and the second one is what are the steps which we can take for the internationalization of rupee. So these are the things which we will see from the prelims as well as from the mains point of view. So why in news? ये internationalization of Indian rupee का topic news के अंदर क्यों है? The Reserve Bank of India appointed working group recommended inclusion of the rupee in the STR basket and recalibration of the foreign portfolio regime to accelerate the pace of internationalization of the rupee. सो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली उसके एक वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंड किया है कि एसटीआरस के अंदर इंडियन की करेंसी को भी इनका इंक्लूजन भी किया जाना चाहिए. एज ऑफ नाउ एसटीआरस के अंदर डॉलर्स, येन, युआन, यूरो एंड पाउंड स्टर्लिंग, ये सब 5 करेंसीज़ हैं जो कि एसटीआर के अंदर एसटीआर की बास्केट के अंदर इंक्लूडेड हैं. तो इसमें इंडियन रुपी को भी इंक्लूड करने के लिए, इसका इंक्लूजन करने के लिए कोशिश की जा रही है. What is the internationalization of rupee? रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करने से मतलब क्या है? तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ लोकल करेंसी. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ लोकल करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स. अगर हम अभी देखें तो जितना भी इंडिया का ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ होता है तो वो डॉलर के टर्म्स में होता है. तो अगर इस डॉलर को रिप्लेस कर पाएँ हम लोकल करेंसी, हमारी इंडिया की करेंसी रुपी के साथ, तो हम उसे बोलेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी. सो इट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग द रुपी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, देन अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉलोड बाय यूज़ इन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. तो करंट अकाउंट के अंदर तो हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो तो फुली कन्वर्टेबल है, बट कैपिटल अकाउंट के अंदर एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट. सो इसी चीज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है. अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें तो इन द 1950s इंडियन रुपी वॉज वाइडली यूज्ड एज अ लीगल टेंडर इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, बहरीन, ओमान एंड कतर. तो प्रीवियसली अगर हम इंडियन रुपी का जो यूज़ था वो इन सब कंट्रीज़ के अंदर एज अ लीगल टेंडर के रूप में किया जा रहा था. बट अगर हम अब देखें तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, इन सब के अंदर भी अभी भी यूज़ किया जा रहा है इंडियन करेंसी को एज अ लीगल टेंडर. सो वट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी. सबसे बड़ा बेनिफिट जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करने से होगा वो रहेगा अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी वैल्यू. तो अगर हम अपनी कंट्री की करेंसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी से हो सकता है. कैसे हो सकता है? क्योंकि हम रुपी को अगर इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे तो इससे डिमांड बढ़ेगी. डिमांड बढ़ने से करेंसी की जो वैल्यू है वो भी अप्रिशिएट होगी. सो इसका बेनिफिट क्या रहेगा? इट विल लीड्स टू इंक्रीज कन्वीनियंस एंड रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स डीलिंग विद इंडिया. सो ये बेनिफिट रहेगा अगर हम अप्रिशिएट करेंगे करेंसी वैल्यू को. कन्वीनियंस भी बढ़ेगी और जो हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है दूसरे बिजनेस के साथ या दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो भी कम होगी. सेकेंड बेनिफिट इज़ रिड्यूस्ड एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटीज़. सो जो भी वॉलेटिलिटीज़ होती हैं जो करेंसी एक्सचेंज रिजीम के अंदर या फिर ट्रांजेक्शन्स के अंदर जब भी हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो वो सब भी डिक्रीज़ होंगी और स्टेबिलिटी आएगी. स्टेबलाइज़ करने के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज़ करने में ये चीज़ हेल्प करेगी. सो दिस इंक्रीज डिमांड फॉर अ करेंसी इन global markets can help reduce volatilities, making it more predictable and reliable for international transactions. Third benefit is geopolitical advantages. अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करने में कामयाब रहते हैं तो इससे इंडिया को एक जियो पॉलिटिकल एज मिलेगा. उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो एशिया के अंदर कह लीजिए या फिर पूरे वर्ल्ड स्टेज पर कह लीजिए वो इंक्रीज़ होगी. इट कैन स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज विद अदर कंट्रीज, फैसिलिटेट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड प्रमोट डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज वेल. सो ये सब चीज़ें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करने से इंडिया को बेनिफिट देंगी. तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द challenges which we will face in terms of internationalization of Indian rupee. So सबसे बड़ा जो challenge है वो है limited international demand. The daily average share for the rupee in the global forex market is only around 1.6%, while India's share of global goods trade is 2%.
तो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंडिया की जो रुपी है उसका शेयर सिर्फ 1.6% है, और जो टोटल ग्लोबल गुड्स का ट्रेड होता है उसमें 2%। तो ये बहुत ही नॉमिनल नंबर्स हैं। तो ये लिमिटेड होने की वजह से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी करना, दिस इज़ अ वेरी बिगेस्ट टास्क फॉर अस। नेक्स्ट इज़ कन्वर्टिबिलिटी कंसर्न। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल रुपी जो है वो फुली कन्वर्टेबल नहीं है। हालांकि हमारी जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो फुल है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी है उसको इंडिया ने फुल नहीं किया है। एफडीआई और एफपीआई को इंडिया में लाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फुली कन्वर्टेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी करने में। थर्ड इज़ डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया गया था। कुछ करेंसी जो हमारी नोट्स हैं 500 और 1000 के उसको बंद कर दिया गया था। तो वो बंद करने की वजह से जो इंडियन करेंसी की या इंडियन रुपी के अंदर फॉरेन नेशंस जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया। तो इस चीज़ से भी इम्पैक्ट होता है कि जो इंडिया की करेंसी है या इंडिया का रुपी है उसके अंदर फॉरेन नेशंस को जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो नेक्स्ट इज़ चैलेंज इन ट्रेड सेटलमेंट। इसके अलावा जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ट्रेड विद 18 कंट्रीज़ इन रुपीज़। इन रुपीज़ के अंदर 18 कंट्रीज़ के साथ हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं कि उनके साथ ट्रेड सेटलमेंट पूरा का पूरा इंडियन रुपीज़ के साथ हो। फिर भी ये ट्रांजेक्शन्स बहुत लिमिटेड है। जैसे कि अभी आपको पता हो तो हमने रिसेंटली पिछले साल या फिर उससे बिफोर नेक्स्ट आई थिंक इससे भी पहले साल की बात है कि इंडिया ने एक रूबल एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ कि हम अपने जो ट्रांजेक्शन्स होंगे बायलैटरल ट्रांजेक्शन बिटवीन रशिया एंड इंडिया, तो उसको हम करेंगे इंडियन रुपी के अंदर या फिर रूबल्स के अंदर। हम जो हमारा डॉलर है उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के कुछ स्टेप्स हैं जो इंडिया ले रहा है या फिर उसके साथ के जो फॉरेन नेशंस हैं वो ले रहे हैं। जैसे कि डी डॉलराइजेशन भी, ये भी एक टर्म थी जो पिछले साल बहुत न्यूज़ में थी, डी डॉलराइजेशन। इसका मतलब है कि डॉलर की जो डिमांड है उसको कम करना, ऐसे कुछ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स करके, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल कर या फिर ऐसे सेटलमेंट्स करके, बायलैटरल एग्रीमेंट, रुपी रूबल एग्रीमेंट जैसे। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से हम डॉलर को कम करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसीज के रूप में या फिर अपने इंडियन रुपी में। तो ये चीज़ रहेंगी, ये बड़े चैलेंजेस हैं हमारे। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी ऐसे आपको बताया कि स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट्स ये भी खोले जा रहे हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विच आर टेकन बाय द RBI, Reserve Bank of India, to promote the rupee या फिर internationalization of Indian rupee. नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन बी डन टू पेस अप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है फुल कन्वर्टेबिलिटी एंड ट्रेड सेटलमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी करंट अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी 100% है, लेकिन कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी 100% नहीं है। इसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट इंडिया के ज़्यादा रहते हैं, इन्फ्लेशन टॉलरेबल लिमिट्स के अंदर नहीं रहता, जैसे कि बोला गया कि हमारी RBI की या फिर MPC कमेटी के द्वारा कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 2 से 6% इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि 4% आइडल है, +2 और -2 इसके बीच में होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों में, जैसे कि बैड डेट्स है उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते हम जो कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी है उसको 100% नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों पे पहले काम करने के बाद ही पॉसिबल रहेगा कि हम अपने कैपिटल अकाउंट को 100% हम उसको कन्वर्ट कर पाएँ। Next is liquid bond market. RBI should focus on developing a more liquid rupee bond market, providing investment options दें foreign investors को and trade partners को कि इंडिया के अंदर अपनी FPI के रूप में जो पैसा है वो लेकर आए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ RTGS सिस्टम। RTGS के सिस्टम को जो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है या फिर नेफ्ट है जो कि RBI के द्वारा हैंडल किया जाता है, इन सब चीज़ों को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर, क्योंकि ये फिर रुपी के जो ट्रांजैक्शंस उसको बढ़ाएगा और इससे बढ़ने के बाद ही जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का जो हमारा एम है वो फुलफिल हो पाएगा। इसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं, ये सब हम बायलैटरल ट्रेड्स के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि हमने रिसेंटली श्रीलंका के साथ किया भी है ये। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम चाइना के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकते हैं, लेसन्स ले सकते हैं, क्योंकि चाइना ने बड़ी फेस्ड मैनर्स में फेस्ड अप्रोच अपनाते हुए अपने जो रेनमिंबी है उसको वर्ल्ड स्टेज पर एज अ इंटरनेशनलाइजेशन उसका किया है, उसको पूरे वर्ल्ड के स्टेज पर अपनी करेंसी को SDR के अंदर इंक्लूड करना, उसका इंक्लूजन करना, ये सब चीज़ें उसने कर रखी हैं। तो उनकी अप्रोचेस को हमें ध्यान में रखते हुए, जैसे उन्होंने किया, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करते हुए चीज़ें सीखनी चाहिए। और उनकी ऑफशोर मार्केट कैसे काम करती है,
उन सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि उनका डिम्सम बॉन्ड है, ऑफशोर रेमिम्बी बॉन्ड मार्केट है, इन सब चीज़ों को देखते हम अपने रुपी को अभी जो विश्व स्तर पर उसको लाने के लिए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन। यहाँ पर मैंने बार बार तारापुर कमेटी का जिक्र किया है। तो तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन 1997 और 2006 के अंदर आई थी। इसमें बोला गया था कि मैंने ये देखिए, मैंने पहले बोला ये चीज़ कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना, इन्फ्लेशन रेट को टॉलरेबल लिमिट्स के अंदर रखना, और बैंकिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि बैड डेट्स को कम करना। पहले ये सब चीज़ें कम करी, ये प्राइमरी स्टेप है। तो उसके बाद ही जो हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है, रुपी को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक एज दिलवाना, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी। सो ऑल्सो एडवोकेटिंग फॉर द रुपी टू बिकम एन ऑफिशियल करेंसी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वुड रेज इट्स प्रोफाइल एंड एक्सेप्टेंस। वो तो है ही है, तो वो चीज़ कंप्लीट होगी। तो अभी लास्ट में हम देखते हैं एफपीआई के बारे में। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होती है एफपीआई? इट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स पैसिवली हेल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी नेशन के अंदर करता है तो उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रीज करंट कैपिटल अकाउंट एंड इट इज़ शोन ऑन बीओपी। बीओपी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो एफडीआई और एफपीआई बीओपी के कैपिटल साइड पर हमें दिखाई देते हैं, तो इसे बोला जाता है एफपीआई, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि करंट अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाई देता है। इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद अ डायरेक्ट ऑनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट एज इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के अंदर ऑनरशिप होती है इन्वेस्टर की, बट एफपीआई के अंदर नहीं होती है। एफपीआई जो है वो मोर लिक्विड, वॉलेटाइल एंड रिस्कियर होता है देन एफडीआई। एफडीआई के अंदर रिस्क जो इन्वॉल्वमेंट होती है इन्वेस्टर की वो कम रहती है, लेकिन एफपीआई के अंदर ये ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको हॉट मनी भी बोला जाता है, क्योंकि एफपीआई के अंदर पैसा एकदम से आपकी कंट्री के अंदर आएगा और एकदम से वापस भी चला जाएगा। इसी की वजह से इसमें स्टेबिलिटी की जो है वो कमी होती है। तो इसके एग्जांपल्स देखें एफपीआई के, तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सब चीज़ें एफपीआई की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज एसडीआर्स। एसडीआर्स क्या होते हैं? दिस इज नोन एज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आईएमएफ का एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। इसको ना तो हम बोलेंगे कि ये करेंसी है और ना ही कहेंगे कि आईएमएफ के ऊपर कोई भी क्लेम है। किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं होता, ना करेंसी होती है, ये जस्ट एक आईएमएफ का यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसी के सबसे पहले हमारी शुरुआत इस टॉपिक की यहाँ से हुई थी, क्योंकि हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी कैसे करेंगे कि एसडीआर बास्केट के अंदर हम अपने रुपी को भी डाल दें। लेकिन अभी के टर्म्स में एसडीआर के अंदर सिर्फ 5 ही करेंसीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले डॉलर है, यूरो है, जापानीज़ का येन है, पाउंड स्टर्लिंग है और चाइनीज़ रेमिनबी है। So this is all about the SDRs, and finally this is the topic which we have discussed today. Hope so you will like the video. Thank you so much.